हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज आपके सामने करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाने जा रहा हूं। अपनी ज्योग्राफी सीरीज़ के साथ साथ अल्टरनेट ऑर्डर पे ये दोनों रहेंगी। ज्योग्राफी की सीरीज़ कंटिन्यू रखूंगा मैं। इसी के साथ ही मैं करंट अफेयर्स की वीडियो भी ला रहा हूं, क्योंकि अभी हाल में बहुत सारे स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स भी हैं, साथ साथ बैंकिंग और एसएससी के एग्ज़ाम्स भी रेंडमली आते रहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं मंथली करंट अफेयर्स को कवर करूँगा यहाँ पे। और डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत प्रोडक्टिव आउटकम मिलेगा अगर मेरी आप पूरी वीडियो देखते हैं। ठीक है, बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप एक कॉपी पेन और नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो वो अपने साथ में रखें, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई इमेज, कोई एनिमेशंस नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अपने ही बने हुए नोट्स को डिराइव करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, जिसको आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पहली स्लाइड है। ठीक है, इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हैं ऊपर मैंने लिख दी हैं, फिल्टर्ड करके मैंने पूरे मंथ की फिल्टर्ड चीज़ों को निकाल के नोट किया है। उसी नोटेड टॉपिक को मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँगा, जिसे आप इस वीडियो के साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जनवरी 2020 है। ठीक है, तो कोविड-19 का जो दस्तक थी वो आ चुकी थी फ्रॉम चाइना। ठीक है ना, तो इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि कोविड-19 जो नाम है ये दिया गया था WHO के द्वारा। WHO मतलब क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोविड-19 को अगर आप CO फॉर है कोरोना, VI फॉर वायरस डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 इसलिए क्योंकि ये जो वायरस है वो 2019 में दस्तक दे चुका था वर्ल्ड पर या फिर चाइना पर, इसलिए इसको कोविड-19 नाम दिया गया WHO के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कोरोना वायरस है वो कोई एक पर्टिकुलर कोई वायरस नहीं जिसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करें। दिस इज़ द ग्रुप ऑफ वायरस। ये चीज़ आप समझेंगे। इसी कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि इसको हम किस चीज़ से लेकर डिराइव करें। ओके, सबके अलग अलग सिम्पटम्स हैं, है ना, तो इसको हम ग्रुप ऑफ वायरस कहते हैं। ठीक है, ये स्प्रेड कहाँ से हुआ? चाइना का एक वुहान शहर है। ठीक है, चाइना के वुहान शहर से ये जो कोरोना वायरस है वो निकला, या वहाँ ओरिजिन इसका बताया जाता है फ्रॉम द मीट मार्केट, है ना। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। दूसरे पॉइंट में आते हैं, तो दूसरा पॉइंट है खेलो इंडिया के बारे में। ठीक है, खेलो इंडिया के बारे में आप सबने सुना होगा। इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको कि खेलो इंडिया के अंडर क्या चीज़ें हैं। इसका सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि जो स्कूल के स्टूडेंट होंगे वो अंडर 17 के लड़के होंगे, और जो कॉलेज के होंगे वो अंडर 21 के होंगे। इन सब भी लड़कों में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से। और जो इनमें से निकल के आएंगे स्कूल और कॉलेजेस में, ऐसे 1000 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन 1000 स्टूडेंट को हर साल 5 लाख रुपए दिया जाएगा। कितने रुपए दिया जाएगा? स्कॉलरशिप 5 लाख। कितने साल के लिए दिया जाएगा? 8 ईयर्स के लिए। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, 8 ईयर्स के लिए इनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? इनको ट्रेंड करने के लिए, आने वाले जो भी ओलंपिक गेम हैं वहाँ ये अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, है ना, ओलंपिक में जो भी मिलता है, ये सब तीनों मेडल मिलते हैं, उनमें से ज़्यादा हम टैली को अपने इंक्रीज़ कर पाएँ। ये इसका एक एम है। ठीक है, इस बार का जो खेलो इंडिया हुआ था वो थर्ड एडिशन था। ठीक है, इस थर्ड एडिशन में ये हुआ कहाँ था? ये गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, गुवाहाटी में हुआ था। इस गुवाहाटी कहाँ है? असम में। असम स्टेट में गुवाहाटी है, यहाँ पे हुआ था। इसमें जो टॉप करने वाला स्टेट था वो था महाराष्ट्र। आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र टॉप करने वाला स्टेट था विथ 79 गोल्ड। ये नोट करते जाएंगे आप, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र टॉप किया था विथ 79 गोल्ड। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप लिखते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो हेडक्वार्टर है ये आप याद रखेंगे कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है?
दिल्ली में, ये सब आप नोट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी ऑर्गेनाइज किया गया, वो कौन सा नंबर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था? 50वां संस्करण था उसका, ठीक है ना, 15th एडिशन था। हम सभी जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहली मीटिंग हुई थी 1971 में। मीटिंग बोलें, कॉन्फ्रेंस बोलें, ठीक है, 1971 में हुआ था, तो ऑब्वियसली वहाँ से 15th एडिशन होता है, 50th एडिशन, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? दावोस में। दावोस हम जानते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है, ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड की सिटी है दावोस, और 15th एडिशन तो यहाँ हुआ ही था, प्लस दावोस इसका हेडक्वार्टर भी है। क्या है? हेडक्वार्टर है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स पर है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, ठीक ना। सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडेक्स क्या है और कैसे इसकी रैंक डिसाइड होती है। तो जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, इसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन 5 फैक्टर्स में देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितना अपग्रेड हो रही है ना, इनके जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो कितना स्मूथ हो रहा है, उसके बेसिस पर इस इंडेक्स में रैंक मिलती है। हम इसमें देखते हैं कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में टोटल जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं 82, ठीक है ना। 82 में जो इंडिया की रैंक है वो रैंक है 76 आउट ऑफ 82, ये इंडिया की रैंक है 76, याद रखेंगे आप। इसमें जो टॉप कंट्री है वो है डेनमार्क। कौन सी कंट्री टॉप कर रही है? डेनमार्क। वैसे आप कोई भी इंडेक्स खोल के देखिए, तो ये जो कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया, लाटविया, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ये ज़्यादातर ही इंडेक्स में टॉप करती हैं, ठीक है ना। तो आप गेस भी कर सकते हैं, बट अपने को यहाँ पे इंडिया की रैंक याद करना है, वो है 76। दिस मे बी कम इन अपकमिंग एग्जाम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ग्रीन पीस इंडिया, GPI, ग्रीन पीस इंडिया एक प्रकार का NGO है, ठीक है। ग्रीन पीस इंडिया NGO है जो 55 कंट्रीज़ पर फैला हुआ है, ग्लोबली 55 कंट्रीज़ पर ये फैला हुआ है, इस पर रिसर्च करता है। इसमें बेसिकली वो क्या करता है कि जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो झारिया नाम का टाउन है, झारिया नाम का टाउन जो है झारखंड में है, JK फॉर झारखंड नॉट जम्मू कश्मीर, ओके। तो झारिया जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, वेयर एज जो लुंगेली नाम का टाउन है जो मिज़ोरम में है, ठीक है, जो मिज़ोरम में है, वो लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द इंडिया है। तो ग्रीन पीस इंडिया में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनना चाहिए। आपके लिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम की जो बाउंड्री है वो कितने स्टेट से लगती है और वो स्टेट कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ में हम सभी को पता है इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने बहुत से कंट्री पर मिशन चलाकर बहुत से लोगों को हंगर से निकाला है, मल न्यूट्रिशन से निकाला है। इनका जो एक सोशल वर्क है उस बेसिस पर इनको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। इंडिया पे भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने मिड डे मील जैसी स्कीम पर अपने इनोवेटिव आइडिया देकर इसको बूस्ट किया और बहुत सी मिशन के तहत इन्होंने पॉवर्टी, हंगर जैसी चीज़ों को उबारा, इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। तो इससे कारण भी इसको मिला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन को भी नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। इसका आप ईयर याद रखेंगे, ये मिला था 2012 में। 2012 में आपको यूरोपियन यूनियन का पीस प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
नेक्स्ट पॉइंट में आप बस एक डेट है वो याद रखेंगे कि नेशनल डॉटर्स डे, नेशनल डॉटर्स डे लिख लेंगे आप। नेशनल डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को नेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। मैं हर एक पॉइंट को लिख के डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर आपको दिखे तो आप मेरे इस स्लाइड से भी देख सकते हैं, और मैं वैसे भी पूरी चीज़ें कवर करके लिख रहा हूँ, तो आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। एक बहुत नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक बहुत बड़े फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे कोबे ब्रायंट, आप सबको याद होगा कोबे ब्रायंट। ये जो अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है ना। ये अमेरिका से थे और इनके अचीवमेंट के तौर पे ये देखा जाता है कि जो 5 टाइम NBA चैम्पियन थे, 5 टाइम NBA चैम्पियन थे। NBA का मतलब समझ रहे हैं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है ना। इसके ये 5 टाइम विनर थे, तो इसके लिए बहुत फेमस थे। इनका हाल ही में निधन हुआ। बहुत ही अव्वल दर्जे के बास्केटबॉल ये प्लेयर थे। आप इनका नाम याद रखेंगे, कोबे ब्रायंट। ये पूछ सकता है कि किस गेम से एसोसिएटेड थे या फिर ये किस कंट्री से थे। ठीक है। एयरप्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैमी अवार्ड के बारे में। ग्रैमी अवार्ड को सिंगिंग के क्षेत्र में नोबल कहा जाता है। जिसको ये अवार्ड मिल गया वो नोबल के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। तो ये ये ग्रैमी अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड स्टार्ट कब से हुआ था? तो इसकी स्टार्टिंग डेट थी 1958। 1958 से ग्रैमी अवार्ड स्टार्ट हुआ था। इस बार जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया था वो जनवरी में ही खैर दिया जाता है हर बार। ये 62nd एडिशन था ग्रैमी अवार्ड देने का। इसका जो वेन्यू है हरदम लॉस एंजलिस होता है, जो अमेरिकन एक स्टेट है, वहाँ पे ये वेन्यू है। यहाँ ग्रैमी अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार के ग्रैमी अवार्ड में आपको याद करने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो मोस्ट अवार्ड किसने पाया? तो आप नाम याद रखेंगे, फिनियाज। क्या नाम था? फिनियाज एक वर्सेटाइल एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। इन्होंने 6 अवार्ड पाए। ठीक है ना। डिफरेंट कैटेगरी में 6 अवार्ड फिनियाज ने पाए। उसके अलावा मोस्ट नॉमिनेटेड की बात करें, फिनियाज एक मेल हैं। ठीक है ना। आपको नाम से क्लियर नहीं होगा कि मेल है कि फीमेल, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। वर्सेटाइल एक्टर मैंने पहले वैसे भी बोल चुका है ना। आप अगर नेक्स्ट देखते हैं तो मोस्ट नॉमिनेटेड अवार्ड मिलता है। मोस्ट नॉमिनेटेड, इसमें वो तो मोस्ट अवार्ड मिल ही गया, पर नॉमिनेटेड सबसे ज़्यादा जो हुई थी वो हुई थी लिज़ो। ठीक है। लिज़ो ये एक फीमेल है, लिज़ो। इनको 8 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, तो ये मोस्ट नॉमिनेटेड थी। और जो फिनियाज थे वो 6 कैटेगरी में अवार्ड पाए थे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है तरनजीत सिंह संधू। कौन है ये? तरनजीत। ये सब मैंने ऊपर लिखा है, आप ये जूम करके ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। तरनजीत सिंह संधू ये कौन थे? ये अभी नॉमिनेट हुए हैं, या फिर अपॉइंट बोल सकते हैं, सॉरी, अपॉइंट हुए हैं एज अ इंडियन एम्बेसडर इन यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर तरनजीत सिंह संधू जो अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। अब कहीं कहीं एम्बेसडर होते हैं और कहीं कहीं हाई कमिश्नर होते हैं। ठीक है ना। तो एम्बेसडर वहाँ होते हैं जहाँ कभी भी ये ब्रिटेन की कॉलोनी ना रही हो, तो वहाँ एम्बेसडर। और इन हिस्ट्री कभी भी वो कंट्री अगर ब्रिटेन की कॉलोनी रही होगी तो वहाँ पे जो एम्बेसडर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हाई कमिश्नर वर्ड यूज़ करेंगे। दोनों का वर्क एक है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन रखना, उनके ट्रेड, कॉमर्स, जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करके चलना, रिलेशन को इन शॉर्ट स्ट्रेंथन करना। ठीक है ना। ये इनका काम होता है। तो आप समझ गए होंगे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स। वॉर मेमोरियल एनिमल्स के लिए क्यों बनाया गया? क्योंकि हम देखते हैं कि सोल्जर्स के साथ या फिर आर्मी मैन जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, इनके साथ एनिमल्स भी होते हैं, लाइक डॉग, हॉर्स, है ना, टंकी, म्यूल मतलब होता है खच्चर। तो ये लोग होते हैं, ये भी क्या होते हैं?
ड्यूरिंग द वॉर ये सब भी मर जाते हैं, ठीक है ना, इनकी भी डेथ होती है। तो इनको याद करने के लिए इनके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरियल बनाया गया है। ये मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? मेरठ में। ये मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? मेरठ में, मेरठ यूपी में इस मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है इसी मंथ। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक पहला वॉर मेमोरियल होगा एनिमल को डेडिकेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आईसीसी अवार्ड को लेकर है। आईसीसी अवार्ड हम जानते हैं कि क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है, क्रिकेट के फील्ड में डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है आईसीसी अवार्ड। 2019 का है ये, 2020 में इसको अनाउंस किया गया। इसमें जो बेस्ट ओडीआई प्लेयर है, बेस्ट ओडीआई प्लेयर जो हैं वो दिया गया है रोहित शर्मा को, इंडियन बैट्समैन है, रोहित शर्मा को दिया गया है बेस्ट ओडीआई। बेस्ट टेस्ट प्लेयर की बात करेंगे तो ये दिया गया है पैट कमिंस को। किसको दिया गया है? पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर है ना, याद रखेंगे आप। प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर कैटेगरी में जो दिया गया है अवार्ड वो दिया गया है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, इन्होंने इस बार का वर्ल्ड कप भी जिताया था, इसीलिए शायद इनको प्लेयर ऑफ द ईयर से अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं आर्मी डे। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। बनाया क्यों जाता है ये इम्पोर्टेंट है। आर्मी डे इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारे जनरल थे KM करियप्पा साहब, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जनरल इन्हीं को बनाया गया था। तो KM करियप्पा साहब को जो ब्रिटिश जनरल थे उस समय के, उन्होंने कमांडर इन चीफ के नाम से नवाजा था। जो सबसे पहले कमांडर इन चीफ भी थे, मतलब एक प्रकार का हैंड ओवर बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश से हैंड ओवर किया गया था इंडिया को, कमांडर इन चीफ उनको पदवी दी गई। तो इसी दिन को याद करने के लिए 15 जनवरी 1949 को ये हुआ था, इस वजह से 15 जनवरी को हम हर साल आर्मी डे मनाते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स होती हैं। इस बार की थीम बेसिस जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है उस पर है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिफ्थ रायसीना डायलॉग। इसमें क्या होता है कि ये डायलॉग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 100 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की थी। 100 कंट्रीज़ के 700 पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि 700 पार्टिसिपेंट में जो 40% थी वो वुमेन को करना था, ठीक है ना। वुमेन आपके पार्टिसिपेंट हो सकती थी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसका जो एम है, रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज करने का जो एम है वो है टू डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल एफर्ट। आप लिख लेंगे टू डिस्कस इंडियन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एफर्ट। जैसे कि हमने क्वाड ग्रुप स्टार्ट किया जिसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, USA है, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबली इम्पैक्ट कर रही है। तो ऐसा एक्शन जो ग्लोबली इम्पैक्ट करे उस पे डिस्कस करने के लिए ये सब डायलॉग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार की थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। आप लिख लेंगे नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ठीक है। ये इसकी थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रशियन न्यू प्राइम मिनिस्टर को लेकर है। रशियन प्राइम मिनिस्टर न्यूली अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम आपको दिख रहा होगा रशियन प्राइम मिनिस्टर का, मिखाइल मिशुतिन, ठीक है ना। जो रशिया का प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसके प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसका वाइस वर्सा जो है हमारे इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया की जो ड्यूरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन इसका नहीं किया गया है, बट एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन है 6 ईयर, वैसा ही प्राइम मिनिस्टर का भी ड्यूरेशन यही है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, ठीक है। दूसरी चीज, जो प्रेसिडेंट होता है रशिया का वो 6 साल के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, एक कॉन्जिक्यूटिव और उसको दे दिया जाता है। बट हमारे जो पुतिन साहब हैं वो 1999 से आज तक प्रेसिडेंट ही हैं। क्यों?
इनकी खुराफाती दिमाग की वजह से। ये प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, 1999 से आप 6-6-12 मान लीजिए, 1999 से 2000 प्लस आप कर लीजिए कितना, 12 साल, तो 2011 तक इनको बनना था, उसके बाद तो इनको रिजाइन कर देना था। तो इन साहब ने क्या किया कि उस समय प्राइम मिनिस्टर जिसको बनाया था उसको प्रेसिडेंट बना दिया और खुद बन गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और 2011 से 17 तक इन्होंने शासन किया, फिर महाशय जी 2017 में एंट्री कर गए और फिर ये बन गए क्या, प्रेसिडेंट। तो आपको बात समझ में आ रही है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये 1991 में रीडेवलप हुआ और इसमें कुछ ऐसे लूप होल थे जो आज तक भरे नहीं गए, और उसी का फ़ायदा उठा के पुतिन साहब बन रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अपने आप को आजीवन प्रेसिडेंट घोषित कर देंगे। ऐसा तो खैर हर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, हेड ऑफ स्टेट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू बने रहता है। तो उनकी एक अलग पॉलिसी है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में अपने चलते हैं, वो है GSAT-30, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो, है ना। इसरो ने लॉन्च किया, कहाँ से लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्च किया एरेना से, ठीक है, एरेना बोल रहा हूँ, सॉरी, एरियन 5 से। एरियन 5 एक प्रकार का लॉन्चिंग स्टेशन है ना। ये फ्रेंच गुयाना में पाया जाता है। फ्रेंच गुयाना हम जानते हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, लेकिन ये ऑटोनॉमस रीजन है किसका, फ्रांस का, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली वो फ्रांस ही एडमिनिस्ट्रेट करता है फ्रेंच गुयाना, कोई साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है ना। तो GSAT-30 लॉन्च किया गया एरियन 5 से। ये आपका सैटेलाइट है, ये कौन सा सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखेंगे। GSAT-30 इसरो के द्वारा बनाया गया है। 15 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन है, 15 ईयर्स रहेगा, ये वर्क करेगा, उसके बाद ये एक्सपायर या स्क्रैपिंग के तौर पर सब खत्म, मतलब इसकी ड्यूरेशन 15 ईयर्स तक है जो ये सेवा दे पाएगा अपनी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सरस्वती सम्मान को लेकर, सरस्वती अवार्ड, ठीक है। सरस्वती अवार्ड जो है, ये सरस्वती अवार्ड दिया कब से जा रहा है, ये पहले आप याद रखें, 1991 से दिया जा रहा है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज बताई गई हैं 22 पार्ट 8 में, ठीक है, पार्ट 8 में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज हैं जो ऑफिशियली डिक्लेयर की गई हैं, उसी लैंग्वेज पर ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार जो अवार्ड दिया गया था वो 29th एडिशन था, और किसको दिया गया था ये इम्पोर्टेंट है, तो आप नाम देख सकते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वसुदेव मोही, इनको दिया गया है इस बार का सरस्वती अवार्ड। ये इनके बुक के लिए दिया गया है, वो बुक कौन सी है, चेक बुक के लिए दिया गया है, ठीक है ना। चेक बुक के लिए दिया गया है। ये जो लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था वो थी सिंधी हम जानते हैं 22 लैंग्वेज में एक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। जो सरस्वती अवार्ड पाता है उसका रिवॉर्ड अमाउंट है 15 लाख, ठीक है, 15 लाख मिलते हैं उसको। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो सरस्वती अवार्ड में इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे तो K4 ये एक इंटरमीडिएट वाटर बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरमीडिएट हम कब बोल देते हैं, जब वो 2000 या 2500 किलोमीटर से ऊपर कोई मिसाइल जिसकी रेंज बढ़ जाए उसको हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। इसकी रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और ये K4 किससे लॉन्च की गई है ना, ये अरिहंत क्लास सबमरीन, इससे लॉन्च किया गया K4 मिसाइल, ठीक है ना। इसको जो डेवलप किया गया था, डेवलप किससे कौन किया इसको, DRDO, है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉली उमरिगर अवार्ड, ठीक है ना। इस बार का पॉली उमरिगर अवार्ड आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इस बार का जो पॉली उमरिगर अवार्ड मिला है ये मिला है 2018-19 के लिए, लेटेस्ट यही है, और ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। क्यों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले 4 साल विराट कोहली साहब को मिला था,
ठीक है ना। तो इस बार अचानक से चेंज हुआ है ना। जो रेसिपिएंट है वो बुमराह साहब हो गए हैं, तो इस बार का आप याद रखेंगे बुमराह। और जो पॉली उमरिगर अवार्ड था वो 2007 से शुरू हुआ। इसका सबसे पहला रेसिपिएंट सचिन तेंदुलकर साहब हैं। सचिन तेंदुलकर साहब को पहला रेसिपिएंट है, सबसे पहले इन्हीं को मिला है। और सबसे लेटेस्ट आपके बुमराह है। और सबसे ज़्यादा बार किसको मिला है? कोहली को मिला है। कोहली को कितनी बार मिला है? 5 टाइम्स, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये जो सेंटर बनाया गया है, ये बनाया गया है कर्नाटका में, कर्नाटका स्टेट में बनाया गया है, ठीक है ना। इसको बनाया क्यों गया है? क्योंकि जो गगनयान मिशन आपको पता होगा 2021 इसकी डेट रखी गई है। इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी ह्यूमन को उसको स्पेस में ड्रॉप करेंगे फ्रॉम दिस मिशन, ठीक है। तो ये इस मिशन के तहत ये काम किया जाएगा। तो ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है इसी के लिए बनाया गया है कर्नाटका में, इसको आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है SBI का न्यू चेयरमैन बना है, ये आप याद रखेंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नेम है बट याद रखना पड़ेगा। इनका नाम है चल्ला श्रीनिवस्तु शेट्टी, ठीक है ना। शेट्टी याद रखिए आप, है ना, शुरू का याद रखिए चल्ला शेट्टी, है ना। जैसे भी आपको याद मतलब कंफर्टेबल फील हो आप, लेकिन SBI के MD को जरूर याद रखेंगे। फिर आते हैं NRI डे। NRI डे आपको सबको पता है 9 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार की थीम ज़रूर पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, लिख लेंगे रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, ठीक है ना। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, ये आप याद रख लेंगे। ये इसकी आज की थीम, इस बार की थीम है। और क्यों नहीं, क्योंकि इस थीम के अकॉर्डिंग हमारे जो NRIs हैं वो काम भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो पैसे विदेश से लाते हैं तो हमारे NRI लोग ही ला रहे हैं, है ना, अपन टॉप करते हैं उस पर, ठीक है। तो NRI डे में ये थीम आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी टेक्निकलिटीज़ उस पर मैच करती है, ठीक है ना। एक ऐप है उसका नाम है मनी, ठीक है ना। ये मनी ऐप क्या करता है कि जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन को नोट जो होती हैं, इंडियन करेंसी जो होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रखेंगे, मनी ऐप इज यूजफुल फॉर हैंडीकैप पीपल्स टू आइडेंटिफाई करेंसी ऑफ इंडिया, ओके। कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड इस बार का 2019 का 2020 में पब्लिश किया गया है। तो इस बार का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड क्या है? संविधान, याद रखेंगे संविधान। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड इस बार बना है ना, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, संविधान को है ना पिक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लेबनान के हमारे नए PM बने हैं, लेबनान, ठीक है ना। लेबनान एक अरेबियन कंट्रीज बोल सकते हैं वो है। लेबनान की जो कैपिटल वो है वो बेरूत है, ठीक है। क्या कैपिटल है? बेरूत है। यहाँ भी एक्सप्लोजन भी हुआ था रिसेंटली, ठीक है। इनके जो नए PM हैं वो हैं हसन दियाब। कौन है? हसन दियाब। हसन दियाब इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान, ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड ये किसको मिला है? लता मंगेशकर अवार्ड किस स्टेट में दिया जाता है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, 1984 से दिया जा रहा है। और जो इसका इस बार का जो रेसिपिएंट है वो हैं कुलदीप सिंह, ये याद रखेंगे। कुलदीप सिंह को इस बार का लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, ये पूछ सकता है डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है CRPF। CRPF के नए DG चेंज हुए हैं, डायरेक्टर जनरल। CRPF मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1939 में हुआ था। इनके जो नए DG बने हैं वो हैं AP महेश्वरी, याद रखेंगे आप। AP महेश्वरी जी बने हैं आपके CRPF के न्यू DG, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और नेक्स्ट आते हैं जनवरी मंथ की बात है। वर्ल्ड बैंक ने
इंडिया की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की थी वो थी 5%। ठीक है, कितने परसेंट? 5%। 5% इंडिया की ग्रोथ रेट इन्होंने बताई थी। ये सब चीज़ें आपको इस स्लाइड में दिखेंगी जो मैंने अभी पिछले 2-3 पॉइंट्स बताए हैं उसकी। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कुलदीप सिंह को मिला लता मंगेशकर अवार्ड। देन आपका न्यू डीजी सीआरपीएफ के एपी महेश्वरी बने हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द ग्रोथ रेट ऑफ इन जीडीपी इज़ 5%। इंडिया की जो जीडीपी वो 5% के साथ ग्रो करेगी। वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट है ना, डेटा था जनवरी मंथ के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप याद रखेंगे। जो वर्ल्ड बैंक ग्रोथ रेट बताता है, ये इसकी एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है ना, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाती है उसमें ये डाटा बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ के जाए ना जाए, मतलब पढ़ के तो सभी जाएं क्योंकि सभी तो फिल्टर्ड है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन जरूर पढ़ें। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है जो कि होता है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम है। ठीक है ना। इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विनर हैं वो जरूर याद रखें। ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो मेल और फीमेल, ये पहले हैं नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक स्पेलिंग डी से शुरू होती है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस बार का जो मेल जो प्लेयर जीते हैं वो हैं नोवाक जोकोविक, और जो फीमेल जीती हैं वो है सोफिया। बस यही पूछता है, आप पेयर में मन नहीं याद करिएगा, सिंगल याद कर लीजिए, बहुत है। पेयर में उतना आता नहीं है। पेयर मतलब मेल फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। नोवाक जोकोविक के बारे में देख लेते हैं कुछ। ये जो इस बार का ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन जीते हैं वो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम 8वां ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं अगर ओवरऑल की बात करें तो ये इनका 17वां ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, अभी भी ये हमारे नडाल साहब और फेडरर साहब से पीछे हैं, बट कोई नहीं, रिकवर कर लेंगे क्योंकि ये कंसेक्यूटिव विन कर रहे हैं पिछले 2 साल से। ठीक है, तो नोवाक जोकोविक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पद्म अवार्ड्स, है ना, पद्म अवार्ड्स में आपकी पद्मश्री आता है, पद्म भूषण आता है, पद्म विभूषण आता है, फिर भारत रत्न आता है। ठीक है, इसमें आप ये याद रखेंगे कि किसको कितने लोग हैं जो इस अवार्ड को पाए हैं। तो विभूषण में भारत रत्न की बात करें तो 3 लोग हैं, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका। ठीक है, और तीसरे आपके कौन हैं? प्रणब मुखर्जी हो गए, भूपेन हजारिका हो गए, और तीसरे जो हैं वो हैं तीसरे मैं आपको बताता हूँ, है ना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है इंस्टेंटली। पद्म विभूषण की बात करें तो इसमें 7 लोग हैं जो पाए हैं, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी हैं, सुषमा स्वराज भी हैं, अरुण जेटली भी हैं। ठीक है, और भी 3 हैं। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कितने लोग को अवार्ड दिया गया। 7 लोग को विभूषण में दिया गया, पद्म विभूषण में 16 लोग को दिया गया, और पद्मश्री में तो 118 लोग को दिया गया। ठीक है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। साथ में आपका इस लिस्ट में 7 जो पाए हैं, इसमें मैंने अरुण जेटली बताया, जॉर्ज फर्नांडिस बताया, सुषमा स्वराज जी को बताया। इसमें छन्नू लाल मिश्रा हैं जो कि एक, है ना, आर्टिस्ट हैं, उनको भी अवार्ड दिया गया, और अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, है ना, उन्हें भी ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैंने जनवरी के मंथ में जितनी भी फिल्टर्ड चीज़ें थी, ठीक है ना, उन सभी को कवर किया इस लेक्चर में। आप ये सभी वीडियो को अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा जाते टाइम, और आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताई है वो आप एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।